गिलास पानी देना। अरे भाई सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ सुन रहे हैं, पर क्या है ना कि आपके लिए यहाँ पानी नहीं है। तो बाहर वो मटका किसके लिए रखा है? वो आप जैसों को छोड़कर सबके लिए है। तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। क्यों? समीप
जिसको टागोर ने महात्मा पुकारा था, उसने राष्ट्रपिता का दिया जयकारा था। गांधी ने चल के राह पे प्रेम और सत्य की, गांधी ने चल के राह पे प्रेम और सत्य की, अहिंसा की ढाल से दुश्मन को ललकारा था। नम्रता से बापू ने गोरों को भगाया है, कूद दे के हमने अपना तिरंगा लहराया है, तिरंगा लहराया है। 135 करोड़ मन प्राणों से उपजा मैं क्लीमेंट एटले आज इस असेंबली में घोषणा करता हूं कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने और मुस्लिम लीग के मुस्लिम राइट्स की मांग को लेकर फौरन से पेशतर काम शुरू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर हमारी गवर्नमेंट लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफाई क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को कैबिनेट मिशन के तौर पर इंडिया भेज रहे हैं। इस मिशन को खास राइट्स दिए जाएंगे, जिसका एम इंडिया को पीसफुली सत्ता सौंपने के लिए तरीकों और पॉसिबिलिटी को तलाशना है। इट्स एम टू फाइंड आउट वेज एंड पॉसिबिलिटीज टू ट्रांसफर पावर पीसफुली टू इंडिया। बापू, वे लोग आ गए हैं। अच्छा, वे आ गए। उन्हें आदर के साथ ले आओ। जी बापू। नमस्ते बापू। नमस्ते। वेलकम टू इंडिया। आइए आइए, प्लीज बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ कैबिनेट मिशन का? मिस्टर गांधी, ब्रिटिश सरकार चाहती है कि अब अंग्रेजों को हमेशा के लिए भारत छोड़ देना चाहिए। मिस्टर अलेक्जेंडर, आप विश्वास कीजिए, भारत एक बेहतर देश हो जाएगा आप लोगों के जाने से। यस यस, हम भी यही चाहते हैं, बट वी आर अफ्रेड। हम आपसी वायलेंस और ब्लडशेड को कैसे स्टॉप कर पाएंगे जब ये कंट्री छूटकर अलग अलग हिस्से में बच जाएगी तब? तो मत तोड़िए ना भारत को। लेकिन फिर मिस्टर जिन्ना की मांग का क्या होगा? आप मेरे भाई जिन्ना की बात क्यों मान रहे हैं? क्यों दूसरों के विचारों से आप सहमत नहीं हैं? आई विश आपकी बात सही निकले। जब हम शिमला कोठी में मिलेंगे तब आपका वहां रहना भी वेरी इंपॉर्टेंट है मिस्टर गांधी। लेकिन मैं वहां आकर क्या करूंगा? ये आप क्या कह रहे हैं? यदि आप वहां नहीं होंगे तो हम भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। वहां जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, मौलाना अब्दुल कलाम हो गए, मिस्टर जिन्ना और नवाब हमीदुल्लाह हो गए। फिर कैसे आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे? बट मिस्टर गांधी, मैं सॉरी मिस्टर पैथिक, मेरी प्रार्थना का समय हो गया, मुझे जाना होगा। फ्रांस, हवाओं का रुख तेजी से बदल रहा है। जिस दिन से ये ब्लडी वॉर स्टार्ट हुई है और बर्तानिया में हमारी नई लेबर सरकार आई है, हमने सीरियसली ये सोचा कि वक्त आ चुका है कि भारत खुद डिसाइड करे कि उसे कैसे अपना सरकार चलाना है। और इस मीटिंग का यही मकसद है कि आप हम सब मिलकर तय करें कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए। हाजरीन मेहमान, मैं और मेरे साथी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की आजादी की पेशकश को लेकर मौजूद है। बाकी दूसरे तमाम मसले तो
दूसरे दर्जे के हैं, जिनका हल बाद में भी निकाला जा सकता है अपनी संविधान सभा में। क्यों जिन्ना साहब? लेकिन मौलाना अबुल कलाम साहब, मुस्तकबिल के जिन ख्वाबों की बात आप कर रहे हैं ना, वो इस मुल्क के मुसलमानों की जिंदगी का बदनुमा दाग बन जाएंगे। बात बिल्कुल साफ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के अपने अलग इलाके हो, जो खुद अपना कायदा, कानून, अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सके। तो आपके दिमाग में कौन कौन से इलाके हैं मिस्टर जिन्ना? है मुसलमानों की आबादी वाले तमाम इलाके, जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस फर्स्ट ग्रुप में होंगे। असम और बंगाल दूसरे ग्रुप में होंगे। वाह मिस्टर जिन्ना वाह, क्या बात है। अब ये भी बता दे, इसके बाद क्या बचेगा संविधान बनाने के लिए? आधे से ज्यादा हिंदुस्तान का हिस्सा तो आप मांग रहे हो। नेहरू साहब, हिंदुस्तान के बीच का और साउथ का पूरा इलाका बचेगा ना? ठीक कहा ना जनाब हमीदुल्ला साहब। और हम रजवाड़ों प्रिंसली स्टेट का क्या होगा? प्रिंसली स्टेट, अगर आप चाहे तो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सकते हैं, उसके लिए आप आजाद हैं। क्यों सरदार पटेल साहब? ये यहाँ क्या चल रहा है? देश कोई तमाशा है क्या? ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। हम यहाँ एक अखंड भारत का भाग्य बनाने बैठे हैं ना, कि उसके टुकड़े टुकड़े करने। यदि इस मिशन की यही मंशा है तो हमारा यहाँ कोई काम नहीं। इस स्थिति में तो यह मीटिंग बर्खास्त करनी होगी। सरदार पटेल, जरा रुकिए। हिंदुस्तान एक मुल्क है, लेकिन कुछ लोग कौम और मजहब के नाम पर इसका बंटवारा करना चाहते हैं, जो कतई मुनासिब नहीं है। हम इस पेशकश की मजम्मत करते हैं और बता देना चाहते हैं, इस मुल्क की एक ही संसद होगी जिसमें हर मजहब, कौम और रियासतों के नुमाइंदे शामिल होंगे। देखिए, मुल्क किसी भी शख्स से और किसी भी पार्टी से बहुत बड़ा होता है और किसी भी कौम से भी। इसे ही मैं मेजोरिटी की तानाशाही कहता हूँ। इसलिए 2 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चाहिए, ताकि मुसलमान खुद अपना कायदा बना सके। आप भी तो कुछ कहिए ना खान अब्दुल गफ्फार साहब। मेरे भाई जीना, ये कैसी बात कर रहे हो? इससे पहले क्या कभी इस मुल्क में हिंदुओं का अलग कायदा और मुसलमानों का अलग कायदा था? तो फिर आज क्यों इन दोनों संविधानों की जरूरत आन पड़ी? और आपसे किसने कह दिया इस मुल्क में मुसलमान खतरे में है? मुझे अंग्रेजों की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, पर जब कांग्रेस के जरिए हिंदू राज करेंगे तो मुसलमानों को अपनी हिफाजत के लिए अलग संविधान की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया है। यहाँ मुसलमानों का नुमाइंदा होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं। मोहतरम जिन्ना साहब, ये आपको किसने कह दिया कि आप ही हम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, हमारे लीडर हैं? अरे हुजूर, हम मुसलमानों को तो कुछ पता ही नहीं। क्यों आजाद साहब, आप तो मुसलमान हैं ना? आपको इस बारे में कुछ पता है? जनाब खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ सो कॉल्ड सरहदी गांधी, मुझे आप लोगों की तस्दीक की कोई जरूरत नहीं। मुसलमान बेहतर जानते हैं कौन उनका खैर ख्वाह है और कौन कांग्रेस का जर खरीद पिट्ठू, जो मुसलमानों के नुमाइंदा होने का ढोंग कर रहा है। मिस्टर जिन्ना, अपने साथियों के बारे में इस किस्म की बेमानी, गलत बयानी से मुझे सख्त एतराज है। और मिस्टर जिन्ना, मैं आपको बता दूं, इस हिंदुस्तान की एक आंख अगर हिंदू है तो दूसरी मुसलमान। इस मिट्टी की ये तासीर नहीं है कि वो अपने एक बेटे को हिंदू और दूसरे को मुसलमान गिने। मिस्टर जिन्ना, मैं अगर आपको सही समझ रहा हूं तो आपको अलग अलग इलाके इसलिए चाहिए कि इस देश में अलग अलग रिलीजन के लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। एग्जैक्टली सर स्टैफोर्ड, मुसलमान कौम ऐसी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करती, जिसमें हिंदुओं को तो सारे हक दिए जाएंगे लेकिन मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा। मिस्टर जिन्ना, क्या पहले हम असल मुद्दे को सुलझा सकते हैं? और वो है अंग्रेजों और हिंदुस्तान के रिश्तों की बुनियाद, और उसके लिए आजाद भारत का संविधान बनाना बेहद लाजमी है।
सांप्रदायिक समस्या तो हम बाद में भी सुलझा सकते हैं। बाद में? कब बाद में? अगर यहां कांग्रेस की ही चलेगी तो ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। अगर मिस्टर नेहरू को एक हिंदुस्तान में अलग इलाकों की पेशकश मंजूर नहीं है तो दो हिंदुस्तान बना लेते हैं, एक हिंदुओं का, दूसरा मुसलमानों का। मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और हम रजवाड़ों का द फेडरेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इट इज रेडिकुलस। क्या मजाक हो रहा है यहाँ? अब जिन्ना जी के अलग क्षेत्रों की असलियत स्पष्ट नजर आ रही है। आप लोग अच्छे से जान ले, भारत एक था और भविष्य में भी एक रहेगा। इन्हीं बातों को लेकर 16 मई 1946 को एक समझौते का मसौदा तैयार किया गया। 2 संविधान सभाएं कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। इसमें से एक मुस्लिम इलाकों के लिए होगा, जिनमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेश के लिए, और दूसरे हिस्से में बंगाल और आसाम के सूबे शामिल होंगे। हिंदू मेजॉरिटी सूबे जो कि भारत के सेंटर और साउथ में है, वो अपना अलग संविधान बनाएंगे, लेकिन भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट्स होंगे कि वो फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और कम्युनिकेशन पॉलिसी के अलावा दोनों इलाकों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम कर सके। बट सर, एक ही देश के लिए 2 संविधान सभाएं कैसे हो सकती है? आप क्या बात कर रहे हैं? यानी एक हिंदू संविधान और दूसरा मुसलमान संविधान? और केंद्र सरकार किस संविधान को मानेगी? सर, असम तो मुस्लिम सूबा है ही नहीं, फिर? जेंटलमैन, लिसन टू मी, इट्स जस्ट अ प्रपोजल जिसे अभी मुख्य पार्टियों को एक्सेप्ट करना होगा। इट मींस कांग्रेस कमेटी और मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी में इस पर बहस होगी। आई थिंक इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। सुनिए सर, सर प्लीज। डिवाइड एंड रूल, ये गोरे कभी नहीं सुधरेंगे। ये जाते जाते देश को हमेशा के लिए नफरत की आग में झोंक कर चले जाएंगे, ये तय मानो। अड़े हुए हैं, वो कमीशन के इस मसौदे को नहीं मानेंगे। बिल्कुल मानेंगे। मैं जवाहरलाल की बेहद इज्जत करता हूं। मैं उनके साथ बैठकर उन्हें इन इलाकों के बारे में समझाने के लिए तैयार हूं, और मुझे उम्मीद है कि वे इसे समझेंगे भी और मानेंगे भी। लेकिन वो क्यों मानेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि अंग्रेज हिंदुस्तान में अब और ज्यादा डटे रहें। साथ ही अब अंग्रेज भी यहाँ ज्यादा नहीं ठहरना चाहते। लेकिन सिर्फ नेहरू ही नहीं, पूरी की पूरी कांग्रेस ही 2 संविधान सभाओं और 2 संविधानों के खिलाफ है। हम एक ही हिंदुस्तान के लिए तभी तैयार होंगे जब वो हमारे हिसाब से 2 सूबों के ग्रुप्स को मान लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें पार्टीशन और 2 मुल्कों के लिए तैयार होना पड़ेगा। देखिए बापू, वर्किंग कमेटी ने जिन्ना साहब की ग्रुपिंग की तजवीज के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया है। हम ऐसी किसी भी भारी मांग को ठुकराते हैं जो हिंदुस्तान की तहजीब को बांटने की वजह बने। आजाद, हम अपने देश का बंटवारा कभी कबूल नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने चाहे हमारे साथ कुछ भी किया हो, उन्हें अब यहाँ से शांति के साथ चले जाना चाहिए। उनके कैबिनेट मिशन ने अपना काम पूरा कर लिया है और अब उन्हें जल्दी है कि वो हमारी छाती से उतरे और जाएं। अब ये हम पर है कि कैसे हम इस दुखी अभागी मातृभूमि को सुखी, समृद्ध और भाग्यशाली बनाएं। फिर एक बार देश के बड़े नेताओं से मिलने और फिर से बातचीत के जरिए हल निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, और 1 महीने की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद 16 जून को एक और प्रस्ताव सामने आया। इस प्रस्ताव में और दूसरे मसलों पर सहमति न बनने की सूरत में पार्टीशन का भी एक रास्ता सुझाया गया। देश की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही थी। वैसे गांधी जी जिस जनता की खुशहाली की फिक्र कर रहे थे, उस खुशहाली के संविधान को मानस में लिखने का काम बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। बस
उसका कोरे कागज में उतरना शेष था। इस महाग्रंथ को प्रारंभ करने वाले थे युग प्रवर्तक, संविधान निर्माता, वे जो 64 विषयों के मास्टर थे, वे जो 9 भाषाओं के जानकार थे, वे जो 32 डिग्रियों के मालिक थे, जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सिर्फ 2 साल 3 महीने में एमएससी और डीएससी की 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी, ग्रेट ब्रिटेन से बार एट लॉ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, लंदन से डॉक्टर डिग्री प्राप्त की। वे थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, अपने सबके बाबा साहेब। अरे गहरे नत्थू खैरे भी दफ्तरों में काम करने लग गए हैं। हमारे पैरों की जूती हमारी पगड़ी बनना चाह रही है। सही कहा। सुनो, मुझे एक गिलास पानी देना। अरे भाई सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ सुन रहे हैं, पर क्या है ना कि आपके लिए यहाँ पानी नहीं है। तो बाहर वो मटका किसके लिए रखा है? वो आप जैसों को छोड़कर सबके लिए है। तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। क्यों? ये भी तुम्हारे ईश्वर ने कहा है। हाँ, आप अच्छे से समझ लो, ये पानी आपके लिए नहीं है। मैं महाराजा से इसकी शिकायत करूंगा। अरे कर लीजिए, महाराजा को इतनी ही पड़ी है आपकी, तो महल से आपके लिए विशेष जल की व्यवस्था कर दे। अच्छा, अब तो मैं ये पानी पीऊंगा ही। अरे राम 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 राम, तुम्हारे राम ने तो शबरी के झूठे बेर खाने से परहेज नहीं किया, और तुम पानी की जात तय करते हो। लो, मैंने तो मटका छू लिया और उससे पानी भी पी लिया। अब अरे आप तो ब्राह्मण है ना, आपको इतना तो ज्ञान होगा ही कि अशुद्ध जल को शुद्ध कैसे करते हैं। नहीं मालूम? मैं बताऊं, अमेध्या शवा चंडाला मध्या मांग संधि दूषिता। महाराज, कभी वृद्धा हरित स्मृति भी पढ़ लिया कीजिए। अरे इसे तो संस्कृत का ज्ञान है। वृद्धा स्मृति, बाप रे बाप, इससे तो बहस करना ही बेकार है पंडित जी। बाबा, जरा बाहर आओ। क्यों बाबा, ये तुम्हारे होटल में क्या धांधली चल रही है? कैसी धांधली तिगरा? अच्छा, क्या तुमने इस पासी होटल में एक अछूत को नहीं रुकवाया? तुमको मालूम है ना कि इस बस्ती में ये सब नहीं चलता। कि पारसी समाज की इज्जत का अरे कुछ तो ख्याल रखो। बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये कैसा शोर हो रहा है? बाहर निकालो। अच्छा, तो आप श्रीमान ठहरे हैं यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक पारसी का नाम रखने की और यहाँ कमरा लेने की? हम जानते हैं तुम नीच जाति को। सुनो मिस्टर, ये पारसी लॉज है और नियम के हिसाब से तुम जैसे अछूत यहाँ नहीं रह सकते। उसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। दिखा, सीधे सीधे बताओ, कब लॉज खाली कर रहे हो? बस मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, तब तक मैं कोई दूसरी जगह ढूंढ लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, 5 की रात इस जगह को छोड़ देना, वरना तुझे चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ेंगे हम, समझे? समझ गया ना तू अच्छे से? हम जानते हैं तुम नीच जाति के हो। तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। तुम जैसे अछूत यहाँ नहीं रह सकते। वरना तुझे चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ेंगे हम, समझे? उसको बाहर निकालो। पशु से पशुतर जीवन जीना, हर क्षण अछूत होने की वेदना झेलना,
इतना पढ़ा लिखा होकर भी अपमान पे अपमान के कड़वे घूंट पीना। भीमराव, क्या तुम अत्याचार के विरोध में केवल श्लोक ही सुनाते रहोगे? केवल होटलों से हमेशा बाहर ही निकाले जाते रहोगे? क्या बचपन से आज तक जो झेला है आगे भी झेलते रहोगे? भीमराव, जुल्म करने से बड़ा पाप है जुल्म सहना। नहीं, मैं खामोश नहीं रहूंगा। अपने लिए, अपने अपनों के लिए, हर दबे कुचले भारतीय के लिए, अपने हक से वंचित स्त्री पुरुष और बच्चों के लिए मैं अधिकार का एक धारदार हथियार बनकर वार करूंगा हर गलत व्यवस्था के सौतेले व्यवहार पर। मैं अभी से प्रण लेता हूं, आज से मेरा संपूर्ण जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पित होगा मनुष्य और मनुष्यता के लिए, समाज के बेहतर भविष्य के लिए, मानव अधिकार के लिए, भारत के लिए। उसने हमारे पीठ पर छुरा घोंपा है। इंसानियत के तमाम पैमाने तोड़कर कांग्रेस को सरकार में शामिल कर लिया गया, जबकि कांग्रेस ने पहले ही साफ साफ इनकार कर दिया था। और ऊपर से तुर्रा ये कि ये सब हमसे इजाजत लिए बगैर किया गया है। ऐसे हालत में अगर मुझे मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों की गैरत और उनके हुकूक को बचाना है तो मेरे पास कोई और दूसरी सूरत ही नहीं बचती, क्योंकि कांग्रेस तो सिर्फ हिंदुओं की है। आज मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन की अपील करता हूं। ऐ अल्लाह के बंदो, अगले जुम्मा मुबारक के रोज 16 अगस्त से हम सीधे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और तभी हम अपने हथियार रखेंगे जब तक हमें हमारी मंजिल मकसूद यानी पाकिस्तान मिल नहीं जाता। कायदे आजम, क्या हमारा ये डायरेक्ट एक्शन अहिंसक होगा? मुझे गांधी की अहिंसा पर जरा भी यकीन नहीं है।